हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निधि शालेय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 9 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं और ये हमारा चैप्टर भी है। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश परावर्तन के नियम देखते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम होता है जो आपतन कोण सदैव यानी हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा ये दर्पण है उसमें जो हमारा अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण जो आ रही है और ये हमारी परावर्तित किरण। तो ये इसमें जो हमारा आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के इक्वल होता है या बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। कभी भी ये ज़्यादा या ये कम नहीं होता, हमेशा बराबर होता है। दूसरा हम समझते हैं प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है। मैं इस पे दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। जो आपका आपतित किरण है, ये आपका ये मिरर हो गया। इसमें जो आपकी ये आपतित किरण है, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये हमारी अभिलंब हो गया और ये हमारी बिंदु हो गई। और इसमें जो ये हमारी परावर्तित किरण है ये सभी एक ही लाइन पे हैं, ये एक ही दर्पण पे है। हमारी आपतित किरण भी एक ही दर्पण पे है, बिंदु भी एक ही दर्पण पे है, अभिलंब भी एक ही दर्पण पे है, परावर्तित किरण भी एक ही दर्पण पे है। ये सब एक ही तल में होनी चाहिए। बस ये है हमारा दूसरा लॉ का नियम। तो ये हमारा दूसरा नियम है। बस हमारे जो प्रकाश परावर्तन के दो नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसे हम एक गतिविधि द्वारा समझेंगे। सबसे पहले सामग्री आप लेंगे समतल दर्पण और एक टॉर्च। तो आपको एक समतल दर्पण लेना और एक टॉर्च लेना है। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। तो आपको इन्हें लेबल भी करना है। आपको ये जो आपका एक समतल दर्पण दिख रहा है PQ से लेबल करना है। तो ये आपका समतल दर्पण PQ है और ये आपके उसके सामने ये टॉर्च को हमने O से लेबल करा गया है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं टॉर्च से दर्पण पर दो किरणें आपतित हो रही है, एक OA और एक OC। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु AC पर अभिलंब खींचे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके दर्पण पे A और C आपका कुछ बन रखा है। ये आपका A और C दो बिंदु बन रखे हैं, उस पर अब आपको अभिलंब खींचना है। तो ये हमने यहाँ में सामने अभिलंब भी खींच रखे हैं। फिर आपका जो ये बिंदु A है, बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचे। अब यहाँ आप देखेंगे बिंदु A से जो आपकी परावर्तित किरण बन रही है A और B, ये आपका B है और ये आपका A है। और बिंदु C से आपकी परावर्तित किरण बन रही है C और D। अब आप देखेंगे क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती है। इसमें आपने जब खींचा तो अब इन रेखाओं को पीछे की ओर से बढ़ाइए। अब इन रेखा के जो आपकी रेखा है आपतित किरण है, इन्हें पीछे की ओर से बढ़ाइए, यानी इन्हें मिरर के साइड से बढ़ाइए। यदि हाँ तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए। O या 0 से, आप क्योंकि O से आपको ऑलरेडी हो रखा है तो आप 0 से कर सकते हैं। अगर आपकी ये CD रेखा है और AB रेखा है, अगर ये आगे जाके मिल रही है तो इन्हें O से करें। तो हाँ ये मिल रही है, तो आप करेंगे क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक की नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होगी। तो अगर हम यहाँ नेत्र है हमारी, अगर कोई देखेगा तो हमें लगेगा कि ये जो हमारी CD रेखा है वो लग रहा है हमें कि ये O से आ रही है, पर बल्कि तो ये तो किससे रिफ्लेक्ट हुई थी, किससे आई थी ये हमारी परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती थी, ये तो बल्कि हमें प्रतीत हुआ है। तो हमारी आपतित किरण से आई थी जो कि OA थी, उससे ये हमारी परावर्तित किरण बनी थी, पर ये आगे जाके मिलने के कारण इसलिए हम इन्हें कहते हैं बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O0 पर बनता है। ये जो हमारी बिंदु O यानी टॉर्च है उसका आभासी प्रतिबिंब
हमारा 0 पर बन रहा है। तो ये हमारा बताया गया था इस गतिविधि के द्वारा। अब हम समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बनाने या बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। तो लक्षण देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दिखाई देती है। अगर हमने एक दर्पण लिया, जैसे उसमें हमने जितनी दूरी पर, अगर हमने एक दूरी पे यहाँ पे एक टॉर्च रखी है, ये टॉर्च की जगह हम कोई कैंडल ले सकते हैं। अगर हमने एक कैंडल रखी है तो ये हमारी अगर हमने इसे 3 मीटर दूरी पे रखा है तो ये हमारी वो वस्तु के दर्पण जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, प्रतिबिंब दिखाएगा, वो भी 3 मीटर ही दूर होगी। जो हमारी इमेज दिखेगी वो भी 3 मीटर दूरी दिखेगी। बताया गया हमें प्रतिबिंब दर्पण के उतनी दूरी पर दिखेगा जितना वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो ये अगर हमारी वस्तु 3 मीटर दूर रखी है तो प्रतिबिंब भी हमें 3 मीटर दूर दिखेगा। अब है हमारा प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, अगर हम रखें तो ये हमने टॉर्च रखी, तो अगर हमने कैंडल रखी है ये, तो अगर हमने कैंडल सीधी रखी तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सीधा ही होगा। वो एक ही आकार का, अगर ये इतनी ऊंचाई का है तो ये भी उतनी ऊंचाई का ही होगा। फिर हमारा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है। और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये आप देख सकते हैं मिरर पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये कभी भी हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में ये कभी भी हमारा स्क्रीन पे या हमारा उस पे नहीं हो सकता है, ये कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसे आभासी बनता है, इसलिए हम आभासी कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्यक्तुक्रमण कहते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर हम किसी समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग उठाएं, जैसे हमने अपना हाथ दायां भाग उठाया तो बायां भाग उठेगा, अगर बायां भाग उठाएंगे तो दायां उठेगा। इसलिए जो एम्बुलेंस होती है, अगर किसी गाड़ी को अगर पीछे से देखना हो तो शीशे से वो एम्बुलेंस सीधी दिखती है कि वो अच्छे से पढ़ सके। एम्बुलेंस के लिए रास्ता हटा सके, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें एम्बुलेंस के लिए रास्ता हमेशा छोड़ना चाहिए। अब आते हैं आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो आप इसके 4 लक्षण लिखेंगे, तो ये आपकी वर्कशीट में भी दे रखा है जो हमने अभी पढ़ा। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब सीधा बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसलिए इसे आभासी कहते हैं। तो आप वो भी लिख सकते हैं, आभासी कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आपको ये याद है, हम इसे पार्श्व व्यक्तुक्रमण कहते हैं। आपने ये लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम समझ के करेंगे। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो इसको अब करते जाते हैं हम। सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। मैंने एक दर्पण बना दिया है। फिर इसमें बताया गया उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। ये यहाँ पे हमारी पिंकी खड़ी है, ये मैंने पिंकी बना दी। पिंकी और उसके दर्पण के बीच की दूरी, ये दर्पण है हमारा, 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर लिख दिया हमने। अब यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? अब वो 1 मीटर आगे चलती, यदि वो 1 मीटर आगे चलती तो 4 में से हम 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 मीटर। तो वो पिंकी 1 मीटर आगे चलती तो उसकी दूरी कितनी बचती, 3 मीटर बचती। और हमें पता है जितनी दूरी हमारी दर्पण से बन रही है उतनी हमारी प्रतिबिंब में भी बनती है। तो पिंकी अगर 4 मीटर थी तो 4 मीटर लिखा था, और 3 मीटर आई तो वो 3 मीटर हो गया था हमारा। तो अब हमें बताना है कि पिंकी और उसकी जो प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी। तो ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारी पिंकी है, तो 3 मीटर और 3 मीटर कितना हो जाएगा हमारा, 6 मीटर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे।
आंसर में। तो इसका अब हम आंसर करते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो हम इसका आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर एकदम अच्छे से लिखेंगे क्योंकि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। पिंकी और दर्पण के बीच की दूरी 4 मीटर थी क्योंकि ये हमारा दर्पण था और ये हमारी पिंकी थी। तो उसके मीटर की दूरी 4 मीटर थी। जब वो एक कदम चलती है तो 3 मीटर बचती है और जितना दूरी हमारा वस्तु है उतनी दूरी प्रतिबिंब भी बनता है। तो 4 मीटर पहले बना, फिर 3 अगर एक कदम आगे चली तो 3 मीटर हो गया। तो 3 और मीटर और 3 मीटर 6 मीटर हो गया हमारा। तो पिंकी दर्पण की 1 मीटर चलती है, जैसे मैंने आपको बताया। पिंकी और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर हो जाती है। फिर दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 3 मीटर, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की भी दूरी होगी 3 मीटर और वस्तु और दर्पण के बीच की भी दूरी 3 मीटर भी होगी। तो वस्तु की जगह हम पिंकी यूज़ करते हैं। अतः प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 3 + 6 यानी आप 3 मीटर जमा में 3 मीटर करेंगे तो आपका 6 मीटर आ जाएगा। तो 6 मीटर होगी। तो आप ये लिख देंगे प्रश्न 2 के उत्तर में। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे भी। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखे जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। जैसे अब आप एक मिरर के साथ इस एक्टिविटी को करेंगे, इस गतिविधि को करेंगे। आप हर एक अक्षर को लेंगे और ऐसे उसे मिरर के सामने रखेंगे। आप देखेंगे जो हमारा ए है वो ए जैसा है वैसे, पर जो हमारा बी है वो उल्टा होगा, सी भी उल्टा हो जाएगा, डी भी उल्टा हो जाएगा। तो जो अक्षर हमारे एकदम सेम वैसी हैं जैसे है वैसे ही बनते हैं प्रतिबिंब में भी। तो वो हमें अक्षर जो हमारे ऐसे ही बनते हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो आप इसे एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन कौन से अक्षर जो हमारे बनते हैं। तो AHIMOTUVWXY, अगर आप इन्हें दर्पण के आगे रखेंगे तो ए हमारा ए ही बनेगा, एच भी हमारा ऐसे ही दिखेगा और ओ भी हमारा ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही हमारा टी भी दिखेगा, यू भी दिखेगा, YWXY सब ऐसे ही दिखेंगे। तो ये कितने अक्षर है? 11 अक्षर है। 11 अल्फ़ाबेट ऐसे ही दिखेंगे। पर 11 में से जो हमारे बाकी शब्द हैं जैसे बी, बाकी अल्फ़ाबेट है हमारे, जैसे बी है वो उल्टा दिखेगा, सी है वो भी उल्टा दिखेगा, डी भी है वो भी उल्टा दिखेगा, ई भी उल्टा दिखेगा, एफ भी उल्टा दिखेगा, जी भी उल्टा दिखेगा। ऐसे जो हमारे बाकी बचे हैं वो अल्फ़ाबेट वो उल्टे दिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। तो आप इसका आभासी लिख देंगे। अभी हम इसका आंसर भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आभासी लिख दिया, आभासी लिख देंगे। समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है। तो दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे, दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आभासी में जो मैंने ब्रैकेट लगाया, आप उसकी जगह जो आप जिस पेन से आप आंसर लिखते हैं आप उससे लिखेंगे। बी से समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर हमारा एंगल आई है जो वो हमारा 45 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा। क्योंकि हमें पता है हमारा जो एंगल आई है ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के, हम हमेशा सदैव इक्वल होता है, बराबर होता है एंगल आर के। तो आप बताएंगे एंगल आई अगर 45 डिग्री का है तो एंगल आर कितना होगा। और आपको बताना है नॉर्मल का, आपको पता है कि नॉर्मल हमेशा एक ही होता है, कितने डिग्री का होता है ये मुझे बताएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो सब रिप्लाई करें मुझे कमेंट सेक्शन में, जो आपका आंसर है वो बताएंगे मुझे। और मेरे अभी तक वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।